जागो टीवी के विशेष संवाद स्तंभ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शंभुनाथ, हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक, साहित्यकार, कोशकार और भारतीय बौद्धिक परंपरा के गंभीर अध्येता। देवघर से कलकत्ता तक की उनकी यात्रा केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय भाषा, संस्कृति और आलोचना बोध की भी यात्रा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1979 से 2014 तक अध्यापन करते हुए उन्होंने इस शहर को बहुत करीब से देखा, उसकी वैचारिक बेचैनियों को और उसके बदलते सांस्कृतिक स्वभाव को भी। हिंदी नवजागरण और संस्कृति, उपनिवेशवाद और हिंदी आलोचना, सभ्यता से संवाद जैसी महत्वपूर्ण कृतियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी आलोचना को व्यापक सामाजिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। जागो टीवी के संवाद में आज की यह विशेष बातचीत कलकत्ता से कोलकाता के बहाने केवल एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि बदलते समय संस्कृति, भाषा और बौद्धिक चेतना को समझने का एक प्रयास है। सर, आपके लिए कलकत्ता केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक विचार प्रदेश रहा है। क्या आप इस अवधारणा को विस्तार से समझाएंगे? हाँ, तुम्हारी बात बहुत सही है कि कलकत्ता एक बौद्धिक महानगर रहा है। हालांकि जब ये अंग्रेजों की राजधानी था ये महानगर, तब भी व्यवसायिक नगर के साथ साथ यह एक तरह से नवजागरण की भूमि भी रहा है। 19वीं सदी में हम राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर, विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के यहाँ पाते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास जैसे लोगों को हम यहाँ पाते हैं। इन लोगों ने अपने चिंतन से और अपने संघर्षों से इसको एक विचार प्रदेश बनाकर रखा, और आज़ादी के बाद भी हम पाते हैं कि बंगाल के लोगों ने अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रति जो दृढ़ता दिखाई है, जो गहरी रुचि दिखाई है, वो देश के बाकी लोगों के लिए भी अनुकरणीय है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बम्बई जिस तरह से व्यवसायिक राजधानी है, उसी तरह से कलकत्ता हमारी बौद्धिक राजधानी है। क्या यह कहना उचित होगा कि कलकत्ता ने हिंदी आलोचना को भारतीय बनाया, न कि केवल हिंदी क्षेत्रीय? ये सही है कि कलकत्ता में जो हिंदी लेखन हुआ, वह एक हिंदीतर इलाके में हिंदी लेखन होते हुए भी उसका एक भारतीय परिप्रेक्ष्य रहा है। उदाहरण के रूप में हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड बोले 30 मई 1826 को ये समाचार पत्र निकला था, और इस समाचार पत्र का जो उद्देश्य था वह था हिंदुस्तानियों के हित के हेतु। इसके लिए एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण यह है कि बनारस से जो अखबार निकलता था, 1843 में निकला था, उसका नाम बनारस अखबार था। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय ने जो समाचार पत्र निकाला 1829 में, उसका नाम था बंगदूत। लेकिन हिंदी में समाचार पत्र निकला 1873 में, उदंत मार्तंड के बाद। ये एक बड़ी घटना है कि 1873 में कलकत्ता में जो समाचार पत्र निकला, एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र, उसका नाम था भारत मित्र। आप सोचिए कि इस तरह से कलकत्ता में रहने वाले जो लेखक थे, बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, उनके दिमाग में, उनके हृदय में हमेशा ही भारत भाव भरा हुआ था, और उनकी हर चेतना में, उनके हर लेखन में हम इस भारत भाव को पाते हैं, इस भारतीयता को पाते हैं। आपने हिंदी नवजागरण, बंगी विरासत पर काम किया। आज के कोलकाता में क्या वह बंगी बौद्धिक ऊर्जा शेष है, या वह केवल इतिहास बन चुकी है? ये करीब 30 साल पहले की बात है कि एक 30 या 35 साल बल्कि कह सकते हैं, हिंदी नवजागरण बंगी विरासत इस नाम से हिंदी पत्रों के, प्राचीन पत्रों के, प्राचीन का मतलब 19वीं सदी के पत्रों के और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के पत्रों के जो बहुमूल्य और प्रासंगिक अंश रहे हैं, उनका हमने
पुनर्मुद्रण किया था उन पत्रों के परिचय के साथ। लगभग 1400 या 1500 पृष्ठों का ये 2 खंडों में ये ग्रंथ था। और निश्चित रूप से आज भी यदि हिंदी पत्रकारिता को अपनी राह बनानी है तो उसे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत भी उस पुराने मिशनरी भाव का मिशन भाव को ग्रहण करना पड़ेगा। तभी हिंदी पत्रकारिता की जो नींव 19वीं सदी में स्थापित हुई थी और कोलकाता में हुई थी, उस परंपरा को हम आज आगे बढ़ा सकते हैं। वो हमारे लिए एक महान आदर्श के रूप में, एक महान आलोक स्तंभ के रूप में आज भी मौजूद है और आगे भी रहेगा। क्या हिंदी का नवजागरण बिना बंगाल के बौद्धिक हस्तक्षेप के संभव था? अगर नहीं तो आज ये संवाद क्यों कमजोर हुआ? नहीं, हिंदी नवजागरण के बारे में जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से जब 19वीं सदी में जो कोलकाता था वो वहाँ हिंदी के श्रेष्ठ समाचार पत्र निकले। सार सुधा नीति, उचित वक्ता, ऐसे बहुत से पत्र थे। भारत मित्र तो था ही, ऐसे बहुत से पत्र थे, दैनिक पत्र थे, जिन पत्रों ने हिंदी पत्रकारिता के गौरव को आगे बढ़ाया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है हिंदी पत्रकारिता, हम तो ये मानते हैं कि उदंड मार्तंड से आधुनिक काल की शुरुआत हुई, क्योंकि जिस समय प्रेस आ गया, प्रेस एक आधुनिक युग की घटना है। इसमें समाचार पत्र आ गए, समाचार पत्र आधुनिक युग की घटना है। तो निश्चित रूप से हिंदी नवजागरण के बारे में भी कह सकते हैं कि अगर हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन, पहले पत्र का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ है, तो हिंदी नवजागरण का भी एक बड़ा बीज कलकत्ते में था। और यहाँ इस समय कई व्यवसायिक आ गए थे, कई बौद्धिक लोग आ गए थे जो हिंदी की फसल और हिंदी की भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी संस्कृति के विकास में लगे हुए थे। लेकिन हिंदी नवजागरण की जो एक तरह से बड़ी भूमि है वो हिंदी प्रदेश है। और हम हिंदी प्रदेश की उपेक्षा करके, और खास करके जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, इन प्रदेशों की उपेक्षा करके हम हिंदी नवजागरण की कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ भारतेंदु ऐसे लोग हुए, वहाँ राधाचरण गोस्वामी ऐसे लोग हुए, प्रताप नारायण मिश्र ऐसे लोग हुए, जो इन लोगों ने, और बिहार बंधु, बिहार से निकलता था समाचार पत्र, और वहाँ भी बहुत से ऐसे लेखक पत्रकार थे। तो एक तरह से हिंदी नवजागरण, एक तरह से हमें कहना चाहिए कि जो भारत के 10 हिंदी प्रदेश हैं, 10 हिंदी राज्य हैं, और उन 10 राज्यों के साथ साथ जो बड़े महानगर हैं जहाँ हिंदी भाषी रहते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। पर जो 10 राज्यों में हिंदी के जो 10 हिंदी भाषी राज्य हैं, उन सब में जो चेतना विकसित हुई पत्रकारिता के स्तर पर और साहित्य के स्तर पर, उन सबको लेकर के हिंदी नवजागरण है, वो केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा है। उपनिवेशवाद और हिंदी आलोचना के संदर्भ में क्या आज का कोलकाता भी किसी नए प्रकार के सांस्कृतिक या बौद्धिक उपनिवेशवाद से जूझ रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। कि सही बात है कि अंग्रेजों ने केवल हमारे देश में राजनीतिक शासन ही नहीं किया है, उन्होंने भारतीय मन मस्तिष्क पर भी एक लंबे समय तक राज किया है। और भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की भाषाओं को लेकर के उन्होंने जो एक तरह से यूरोप केंद्रित जो धारणाएं दी, आर्ट्स द्रविड़ को लेकर के जो उन्होंने एक तरह से प्राच्यवादी व्याख्या दी, तो उन सब का असर भारतीय बुद्धिजीवियों पर पड़ा है। और हम कह सकते हैं कि आज भी अंग्रेजों का वो बौद्धिक उपनिवेशवाद बहुत से बुद्धिजीवियों में वो काम कर रहा है। निश्चित रूप से हिंदी में रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक थे, रामविलास शर्मा जैसे आलोचक थे। इन आलोचकों ने, खास करके इन आलोचकों ने जो लिखा वह
मुख्यतः भारतीय मस्तिष्क का डिकोलोनाइजेशन था, अनुपनिवेशीकरण था। उनका सारा का सारा काम ही भारतीय मानस को उपनिवेशवाद, बौद्धिक उपनिवेशवाद से मुक्त करने के लिए था। और मुझे लगता है कि ये परंपरा आज भी जारी है, और वो बंगाल में भी है, और वो बंगाल से बाहर देश के दूसरे हिस्सों में भी है। क्या अंग्रेजों का कलकत्ता और आज का ग्लोबल कोलकाता दोनों में कोई गहरी समानता दिखती है? हाँ बिल्कुल, जो अंग्रेजों का कलकत्ता था और आज का जो कलकत्ता है, उसमें एक बड़ी समानता यही है कि उनके ज़माने में भी अंग्रेजी यहाँ छाई हुई थी, और आज भी यहाँ अंग्रेजी ही प्रतिष्ठित है। यहाँ सबसे जो अच्छे स्कूल हैं वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, और अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा से शिक्षा न दे करके वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजते हैं। और वो पश्चिमी शिक्षा पद्धति का भी एक बहुत सारा रूप, केवल कलकत्ता में क्यों, वो तो देश भर में पश्चिमी शिक्षा पद्धति अभी भी उसी ढंग से चल रही है। वे लोग क्लर्क बनाने के लिए एक तरह से शिक्षा देते थे, और आज भी एक तरह से पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो वर्तमान जो प्रशासनिक और व्यवसायिक या प्रबंधकीय मशीनरी है उसके लिए पुर्जा तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आज ये कहा जाता है देश भर में कि या तो आप क्या रिजल्ट है आपके पढ़ने का, आपकी पढ़ाई की क्या उपयोगिता है। तो पूरी की पूरी शिक्षा अब उपयोगिता पर आधारित होने लगी है, और वो कोई ज्ञान की खोज आज नहीं है। आज साहित्य मान लीजिए, हिंदी भाषा मान लीजिए, अगर इसकी शिक्षा उपयोगी नहीं है तो आज उसका कोई अर्थ नहीं है। लोग कहते हैं कि ये शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं। तो वही है कि ज्ञान का जहाँ तक प्रश्न है, ज्ञान की एकमात्र कसौटी उपयोगिता नहीं है, बल्कि मनुष्य की बौद्धिक शक्ति, उसकी सोच, उसकी कल्पनाशीलता को विकसित करना ज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए। केवल उपयोगिता के आधार पर ज्ञान तय नहीं किया जाना चाहिए। 1979 से 2014 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में रहते हुए आपने शहर को बदलते देखा। क्या यह परिवर्तन विकास है या सांस्कृतिक क्षरण? हाँ, मैं 1979 से लेकर 2014 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर था, और मैंने बहुत कुछ देखा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी देखा है, तो मेरी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई थी। तो उस समय से 1968 से ही, और 1968-69 से मैं आ गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो तब से लेकर के 2014 तक हमने वहाँ के विश्वविद्यालय के माहौल को बहुत नज़दीक से देखा है। निश्चित रूप से जैसे देश भर के विश्वविद्यालयों में एक फ़र्क आया है, वैसे ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही काफ़ी फ़र्क आया है। और कुछ चीज़ें तो उत्थान की तरफ गई हैं, कुछ चीज़ें गिरावट की तरफ गई हैं। मैं उन दोनों का साक्षी रहा हूँ। मैं तो ये कामना करूँगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो महान विरासत है, 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की तरह से ही कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। तो उसका एक गौरवशाली इतिहास है। उस इतिहास को आज भी हमारा विश्वविद्यालय उस विरासत को, उस ऐतिह्य को, उस गौरव को बचा के रखेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और हमारा हिंदी विभाग भी जैसे पहले पनप रहा था और बहुआयामी था और एक सौहार्द का माहौल था, आज भी हिंदी विभाग में ज्ञान और सौहार्द का माहौल बना रहेगा, इसकी मैं कामना करता हूँ। क्या आज का कोलकाता अपनी आलोचनात्मक चेतना खो रहा है जो कभी उसकी पहचान थी? देखिए, आज का कलकत्ता जो उत्थान या जो भी पतन,
कलकत्ते पे लागू होता है वो संपूर्ण देश के महानगरों पर लागू होता है, क्योंकि वैश्वीकरण के बाद हम एक सी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, एक सी बाजार व्यवस्था देख रहे हैं, एक ही दिशा में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को बढ़ते हुए देख रहे हैं। साहित्य भी कमोवेश अब वैश्विक है, मनुष्य लोकल के साथ ग्लोबल भी है। तो केवल कलकत्ता के बारे में हम नहीं कह सकते कि यहाँ आलोचना का स्तर पहले से निम्न हुआ है। आलोचना सच्चे झूठे बढ़ा चढ़ा करके आरोप प्रत्यारोप में सीमित हो गई है, या फिर बहुत ज्यादा चाटुकारिता है या बहुत अधिक निंदा है। एक सही आलोचना न चाटुकारिता है न निंदा है, न केवल सराहना है और न केवल आलोचना है। ये सच्ची आलोचना सराहना परक आलोचना है। अर्थात हम जब किसी कृति का मूल्यांकन करें या किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें तो उसके गुण दोष दोनों को देखें। जो सराहना के मुद्दे हैं उन पर सराहना करें और जो आलोचना के मुद्दे हैं उन पर हम आलोचना करें। देखा जाता है कि किसी व्यक्तित्व को लेकर के या किसी कृति को लेकर के या किसी लेखक को लेकर के जब कोई बोलता है, बात करता है, तो या तो वो सराहना ही करता रह जाता है या वो बिल्कुल निंदा करता रह जाता है। तो ये एक असंतुलन तो सारे महानगर में बढ़ा है, पूरे विश्व में बढ़ा है। इस असंतुलन को अब दूर किया जा सकता है अपनी बुद्धि को समावेशी बना करके, इंक्लूसिव बना करके। हम जितने हम अगर समावेशी बुद्धि परकता का इस्तेमाल करें, इसको अपना औजार बनाएं, तो आलोचना फिर पहले की तरह से एक गौरव के शिखर को छू सकती है और केवल सराहना, केवल निंदा का माहौल नहीं रहेगा। इससे हम बच सकते हैं। हिंदी साहित्य जानकोश के प्रधान संपादक के रूप में क्या आपको लगता है कि आज के डिजिटल युग में ज्ञान का केंद्रीकरण टूट रहा है या और अधिक नियंत्रित हो रहा है? हिंदी साहित्य ज्ञानकोश 7 खंडों में भारतीय भाषा परिषद ने छापा था। वाणी प्रकाशन इसका मुख्य वितरक था और निश्चित रूप से अब ज्ञान वैश्विक हुआ है। हमारा ज्ञानकोश तो लगभग 5000 पृष्ठों का होते हुए भी दुनिया में जो ज्ञान का भंडार है, आज गूगल के पास जो ज्ञान भंडार है, आज एआई के पास जो ज्ञान भंडार है, उसको देखते हुए तो हमारा हिंदी साहित्य ज्ञान कोश नदी से एक अंजुरी जल भर है। हिंदी ज्ञान कोश में, हिंदी साहित्य ज्ञान कोश में बहुत सारी नई चीजें हैं और इसका निर्माण एक तरह से जो पहला कोश बना था हिंदी साहित्य कोश, उसके लगभग 50 साल बाद ये हिंदी साहित्य ज्ञान कोश बना। वो पुराना हो गया था, इसलिए हम लोगों ने ये बनाया और इसमें बहुत सारी ऐसी पठनीय सामग्री है। तो जब तक पढ़ने की संस्कृति बची रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गूगल से या एआई से हमें जो जानकारी मिलती है उसमें बहुत सारे तथ्य होते हैं पर बहुत सारे मिथ्या प्रचार भी होते हैं। हम आज गूगल और एआई के ज्ञान भंडार पर पूरी तरह निर्भर हो करके सच नहीं लिख सकते, बल्कि जो प्रिंट मीडिया में आ रहा है, मैं कहूँगा कि हिंदी ज्ञान कोश, हिंदी साहित्य ज्ञान कोश कम से कम ऐसा तो है कि उसमें कोई झूठा तथ्य नहीं है, उसमें कुछ गलत चीज नहीं है। आपको जो मिलेगा वो बिल्कुल वो पूर्व समीक्षित है, वो बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजर करके ये ज्ञान कोश बना है। इसका एक संपादक मंडल रहा है, इसलिए इसकी लोकप्रियता भी काफी है। तो दृश्य श्रव्य के समानांतर ये जो प्रिंट माध्यम में जो ज्ञान कोश है उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी, मेरा ख्याल। क्या कलकत्ता की पुस्तक संस्कृति, कॉलेज स्ट्रीट आदि आज भी ज्ञान निर्माण का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करती है? हाँ बिल्कुल,
आज तो देखिए कॉलेज स्ट्रीट तो एक तरह से इसको वही एक वही मेला वहाँ तो 24 घंटा चलता है। हाँ, प्रत्येक दिन चलता है वहाँ पर। पुस्तक मेला 10 दिन 12 दिन में समाप्त हो जाता है, लेकिन आप जब कलकत्ता में कभी कॉलेज स्ट्रीट आए तो आप देखेंगे कि हर तरफ या तो शिक्षण संस्थान है या किताबें ही किताबें हैं। इस तरह का नज़ारा भारत के दूसरे शहरों में बहुत कम देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो बोईपाड़ा बोलते हैं कॉलेज स्ट्रीट को, एक तरह से बोईपाड़ा है। तो बोईपाड़ा में हिंदी किताबें हैं, बांग्ला किताबें ज़्यादा हैं, अंग्रेजी किताबें ज़्यादा हैं, ये बात सही है। लेकिन किताब है और वो यहाँ आते ही किताबों के प्रति, पुस्तकों के प्रति, पत्रिकाओं के प्रति मन में एक श्रद्धा भाव तो पैदा हो ही जाता है। और जब तक कॉलेज स्ट्रीट का ये बोईपाड़ा है तब तक प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा आलोक स्तंभ ये है। तो मैं इसको बहुत गौरव और सम्मान के भाव से देखता हूँ। भारतीय अस्मिता और हिंदी के आलोक में क्या कोलकाता आज भी बहुभाषिक भारतीय अस्मिता का प्रतिनिधि शहर है या वह भी एक रूपता की ओर बढ़ रहा है? नहीं, कलकत्ता तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसे महानगर कहते हैं। महानगर का अर्थ ही है कि जहाँ बहुत सी जातियों, बहुत सी संस्कृतियों और बहुत सी भाषाओं के लोग, बहुत से राज्यों के लोग, देश विदेश के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, यहाँ रोजी रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो महानगर तो बिना बहुभाषिकता के, बिना बहुसांस्कृतिकता के कोई महानगर नहीं बन सकता है। और मेरा ख्याल है कि यदि इस दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे यहाँ बहुत करीब है, तो जितनी विविधता कोलकाता महानगर में है, संभवतः दुनिया के किसी महानगर में उतनी विविधता नहीं है और संभवतः इतनी आबादी भी नहीं है जितनी आबादी कलकत्ता महानगर की है। हो सकता है कि चीन एक बड़ी जनसंख्या वाला इलाका हो और वहाँ कोई शहर हो जहाँ बड़ी आबादी हो, लेकिन फिर भी महानगर आबादी के दृष्टिकोण से, विविधता के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में गौरव के दृष्टिकोण से और साहित्यिक उत्थान के दृष्टिकोण से देखें तो कलकत्ता महानगर का कोई जवाब नहीं है। और मुझे कलकत्ता से वैसे ही प्रेम है जैसे ये हमारी माँ की गोद की तरह से है। क्या संस्कृति की उत्तर कथा में आपने जिस संकट की बात की थी वह आज कोलकाता में और गहरा हुआ है? जिससे क्या बात की थी? क्या संस्कृति की उत्तर कथा में आप जिस संकट की बात की थी? हाँ, संकट। हाँ, देखिए, संस्कृति की उत्तर कथा का मतलब यह है कि एक अर्थ तो यह भी है कि इस समय हम संस्कृति की जगह उत्तर संस्कृति के युग में जी रहे हैं। अर्थात एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब केवल बंगाल नहीं बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियां संकट से गुजर रही हैं। संकट से इसलिए गुजर रही हैं कि जो पुरानी विरासत है उनका या तो संकीर्ण मूल्यांकन हो रहा है या उसके सकारात्मक तत्वों की जगह उसके नकारात्मक तत्वों का उपयोग ज्यादा हो रहा है। कलह, हिंसा ज्यादा बढ़ रही है। त्याग, ईमानदारी, सादगी और गहराई में कमी आई है। देखिए, महानगर है तो महानगर में गति बहुत स्वाभाविक है, गति होगी, डायनेमिज्म होगा, गतिशीलता ज्यादा होगी। लेकिन कोई भी गतिशीलता गहराई के बिना बहुत सतही होती है, वो उथली होती है। कलकत्ता महानगर तो आरंभ में यहाँ डायनेमिज्म भी रहा है और यहाँ डेप्थ भी रहा है। गति और गहराई कलकत्ता महानगर में दोनों का सामंजस्य रहा है। इसलिए जो संस्कृति है, संस्कृत की जो उत्तर कथा, तो ये एक
सांस्कृतिक संकट का समय तो है, लेकिन इसी संकट के भीतर से ही एक ऐसी दृष्टि का विकास होगा जिससे हम अपने संस्कृति संकट को पार भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में लेखक की भूमिका प्रतिरोध से हटकर अनुकूल की हो गई है? हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न है कि आज लेखक की क्या भूमिका है। प्राचीन काल से हम जानते हैं, वाल्मीकि के समय से हम जानते हैं कि वाल्मीकि ने जो महाकाव्य रचा रामायण, और वो पहला साहित्यिक ग्रंथ है। तो बहेलिया ने क्रौंच का वध किया था, और उस क्रौंच वध से दुखी होकर वाल्मीकि ने उसकी वेदना से पीड़ित होकर के असहमति में अपने काव्य की शुरुआत की थी। जो काव्य का पहला श्लोक निकला था उनके कंठ से, वो बहेलिये के प्रति असहमति थी। तो एक तरह से लेखन तो वही हो, सच्चा लेखन, साहित्यिक लेखन है तो जो किसी न किसी असहमति से सामने आता है। तो आज के ज़माने में ये सही है कि लेखक अब सुविधा खोजता है, अवसर खोजता है। पहले की तरह लेखक अव्यवस्थित जीवन जीने का अभ्यस्त नहीं है। पहले के लेखक पैसे की उतनी चिंता नहीं करते थे, पद की उतनी चिंता नहीं करते थे। बहुत सारे लोग बेकार रहते थे, कई बहुत गरीबी में जीते थे। आज का हिंदी लेखक हम नहीं कह सकते, खास करके जो थोड़े भी प्रसिद्ध हैं, वे सब अच्छी अच्छी नौकरियों में लगे हुए हैं। वे कहीं न कहीं किसी व्यवस्था में हैं और वे अपना काम कर रहे हैं, और उनके अंदर एक कईयों के अंदर में इधर यह है कि एक सेल्फ डिसिप्लिन की प्रवृत्ति बढ़ी है। स्वयं ही अपने को अनुशासित करने लगे हैं बहुत से लोग, क्योंकि वे सत्ता व्यवस्था से टकराना नहीं चाहते, वे असहमति नहीं चाहते, और बहुत सारे सम्मान हैं, पद हैं, पुरस्कार हैं, प्रमोशन है। तो इन सारी चीज़ों का दबाव आज किसी भी युग की तुलना में आज ज़्यादा है। इसलिए तुम्हारी बातें बहुत सही है कि आज के लेखक जो हैं वो अनुकूलन की तरफ, स्व अनुशासन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और खुल कर अपनी बात कहने में थोड़ा संकोच का अनुभव करते हैं। क्या आज के कोलकाता में साहित्य अब भी जनसंघर्ष का हिस्सा है या वह अकादमिक दायरे में सिमट गया? बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यह है कि आज का साहित्य क्या आज भी जनसंघर्ष का हिस्सा है या केवल एकेडमिक दायरे में कैद है? तो एक तो साहित्य का एकेडमिक दायरा भी अब बहुत सिमट गया है। न साहित्य का वैसा शिक्षण है, और न साहित्य पढ़ने वाले अब वैसे विद्यार्थी हैं, और जो परीक्षा का पैटर्न है वह कुछ ऐसा हो गया है कि उसमें साहित्य के गहन अध्ययन या विस्तृत अध्ययन की कोई आवश्यकता अब महसूस नहीं की जाती। तो साहित्य के शिक्षण में भी एक बहुत तरह की समस्या पैदा हुई है, मतलब एकेडमिक लेवल पर भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं, और साहित्य में एक सिकुड़न आई है। यहाँ पे जनसंघर्ष का सवाल है, क्योंकि जनसंघर्ष में इस समय नारे महत्वपूर्ण हैं, चिन्ह महत्वपूर्ण हैं, कटआउट्स महत्वपूर्ण हैं, भाषणों में बड़े बड़े आश्वासन महत्वपूर्ण हैं, और चुनाव प्रचार के लिए कुछ हास्य व्यंग प्रधान गाने बना लिए जाते हैं आजकल, और उसमें आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा रहता है। पहले के ज़माने में ज़रूर ऐसा था कि जैसे हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का जो समय था, हमारा उसके बाद के भी जन आंदोलनों का समय था, उसमें साहित्यकार भी भाग लेते थे और साहित्यिक गानों का भी बहुत ज़्यादा महत्व था। इतना घटियापन पहले नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि साहित्य जनसंघर्ष का हिस्सा तो अब पहले की तरह नहीं रह गया है,
लेकिन ज़रूर वह जन चेतना फैलाने के लेखक जो है, वो क्या करता है, वो पाठक को भीतर से जागृत करता है, उसको भीतर से सचेतन बनाता है, उसको अधिक सोचने वाला प्राणी बनाता है, अधिक कल्पनाशील करने वाला बनाता है प्राणी। तो इस ढंग से तो धीमे-धीमे साहित्य जन जागरण का, जन चेतना के विकास का काम करता है, पर संघर्ष में अभी कोई बहुत असरकारी भूमिका तो मुझे दिखाई नहीं देती। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपके अध्यापन के दौरान कोई ऐसा अनुभव जिसने आपकी आलोचना दृष्टि को निर्णायक रूप में बदला है? हाँ, हम कैसे बहुत से अनुभव हुए, पर आलोचना की दृष्टि के विकास में तो मुझे लगता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में रहते हुए कोई बहुत उसका असर पड़ा हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ बच्चों को पढ़ाते हुए, विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि इस तरह से बताया जाए कठिन से कठिन पाठ को भी, या कठिन से कठिन विश्लेषण को भी इस तरह बताया जाए कि वो उनके भीतर धंस जाए और उनके ऊपर से ना गुजरे, और जो व्याख्यान हो वो संवाद परक हो। तो उनके बीच पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपनी भाषा में पठनीयता, जरूर जो पठनीयता का विकास करने का मैंने बहुत जरूर प्रयास किया है। और निश्चित रूप से जो भी थोड़ी बहुत हमारे लेखन में पठनीयता है, तो उसमें हमारे विद्यार्थियों से संवाद की बहुत बड़ी भूमिका है। क्या कोई ऐसा क्षण आया है जो आपके भीतर स्थायी रूप से बस गया है? कलकत्ता हमारे भीतर बस गया है? हाँ बिल्कुल, मैं कलकत्ता में बसा हूँ, कलकत्ता मेरे भीतर बसा है और इससे बाहर निकलना संभव नहीं है। यही वजह है कि जब मैं 3 साल के लिए आगरा गया था डायरेक्टर के रूप में, और आगरा था और 10 शहर थे, मैं चाहता तो उसके बाद किसी विश्वविद्यालय में जा सकता था, या कहीं कुछ और वहाँ राह मेरी बन सकती थी। लेकिन मैं तो बिल्कुल संभव नहीं था कि मैं ज़्यादा रहूं, और वहाँ रहते हुए भी मैं किसी न किसी रास्ते से कहूँ, मतलब निश्चित रूप से 10 केंद्र थे, तो कहीं से भी गुजरना होता था तो मैं कलकत्ता होकर गुजरता था। तो ये एक था कि कलकत्ता में ही पला बढ़ा हूँ, यहीं सब कुछ, यहाँ के आम लोगों के साथ मेरा जीवन बीता है, यहाँ की जुलूसों में मेरा जीवन बीता है, और यहाँ की किताब की संस्कृति में मेरा जीवन बीता है काम करते। तो मैं कलकत्ता को नहीं छोड़ सकता, बल्कि मैं कह सकता हूँ कलकत्ता ने मुझे ज़्यादा पकड़ लिया है, तो मैं बच नहीं सकता अब उसकी पकड़ से। क्या आप मानते हैं कि कलकत्ता से कोलकाता की यात्रा केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि एक वैचारिक बदलाव है? हाँ, ये एक प्रवृत्ति आरंभ हुई थी। मुझे लगता है कि शुरुआत मद्रास से हुई थी, और मद्रास में जो राज्य है उसका नाम तमिलनाडु हुआ, और जो पहले मद्रास शहर के नाम से जाना जाता था वो उसका नाम चेन्नई हो गया, फिर मुंबई हुआ, मुंबई से मुंबई हुआ, और फिर केरल में कोचीन से कोच्चि हुआ। तो इस तरह के प्रतीकात्मक बदलाव हुए हैं नामों को बदलने के मामले में, और इसका लक्ष्य बहुत कुछ ये रहा है कि जो अंग्रेजों ने जो हमें नाम दिया, जो हमारे शहरों को जिस नाम से बुलाया, तो हम उस नगर में, उस स्थान पर जो पहले जिस नाम से इसको बुलाया जाता था, उस नाम से हम इसे फिर से बुलाना शुरू करें। तो एक तरह से अपनी मानसिकता से औपनिवेशिक चिन्ह मिटाने का ये एक प्रयास था, और एक अच्छा प्रयास था। लेकिन हम कह सकते हैं कि कलकत्ता को कोलकाता कर देने से कोलकाता पर अंग्रेजियत का जो असर है वो कम हो गया है, उसकी संस्कृति में ह्रास आया है। तो ये मानने का कोई कारण नहीं है।
भीतर का जो सारा सामान तो है वो वैसे ही है, भीतर की संस्कृति वही है। वहाँ एक बल्कि बांग्ला संस्कृति जो थी यहाँ एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति थी, जो गान रविंद्रनाथ का एक बहुत बड़ा योगदान है यहाँ की संस्कृति के निर्माण में। तो आज रविंद्रनाथ की जो संस्कृति है उसको भी पीछे छोड़ करके पॉप और रैप का जमाना आ गया है। तो हम देख सकते हैं कि कलकत्ता को कोलकाता कर देने से यहाँ अंग्रेजियत कुछ कम हो गई है, ऐसी बात नहीं। आने वाले समय में कोलकाता भारतीय बौद्धिक परंपरा को किस दिशा में ले जा सकता है? हाँ, कलकत्ता के बारे में एक समय कहा जाता था कि या बंगाल के संदर्भ में ही, पर मुख्यतः उसे केंद्र में कलकत्ता ही था, कि बंगाल जो आज सोचता है पूरा देश 2 दिन बाद सोचता है। पर आज तो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है कि कलकत्ता पूरे देश का किसी भी अर्थ में दिशा देने वाला हो, या कोई मार्गदर्शन करने वाला हो, या कोई कोलकाता का मॉडल या बंगाल का मॉडल कुछ ऐसा हो जिसको देश अपनाए। आज तो कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है, और एक ठहराव सा है। पर यह गतिरोध थोड़े समय के लिए है, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है या बांग्ला संस्कृति है, सामान्यतः इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और आम लोगों में है, गरीबों में है, वंचितों में इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। थोड़े से एलिट वर्ग के लोग हैं, वे थोड़े पश्चिमी रंग में रंग गए हैं, या थोड़ा उनका बौद्धिक सतहीकरण बढ़ गया है, बौद्धिक उथलापन उनमें आ गया है नौजवानों के बीच की के हिस्से में, हम कह सकते हैं। वो कुछ ऐसा हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन संस्कृति, कोई भी संस्कृति या संस्कृति के उच्च मूल्य, उच्च आदर्श हमेशा के लिए कभी नहीं मरते हैं। वे कभी न कभी फिर से एक बांग्ला पुनर्जागरण का दिन आएगा, फिर कभी न कभी बांग्ला का जो गौरव है, कोलकाता का जो गौरव है, और यहाँ जो एक वैचारिक आंदोलन का एक बहुत बड़ा तूफान उठा था, ऐसा फिर कोई तूफान आएगा। हम तो केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। यदि आपको कलकत्ता और कोलकाता के बीच अंतर को एक आलोचनात्मक सूत्र में व्यक्त करना हो तो वह क्या होगा? कलकत्ता तो अब कोलकाता बन गया है। बस एक सूत्र में, एक लाइन में अगर कहें कि कोलकाता बन गया है, तो कोलकाता के लोग स्थानीय कला संस्कृति, बंगाल के प्राचीन ऐतिह्य, इसकी विरासत, इसके गौरव की वापसी में योगदान दें, तो निश्चित रूप से केवल कलकत्ता का नाम ही कोलकाता हम नहीं कहेंगे, बल्कि इसके भीतर की में जो चेतना प्रवाह है, जो सांस्कृतिक परिवेश है, वो भी कोलकातामय हो। तो ये बहुत जरूरी है। और केवल कलकत्ता को कोलकाता कर देने से नाम बदलता है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती, पद्धति नहीं बदलती, संस्कृति नहीं बदल जाती। एक बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन की जरूरत है। आज के युवा सुधारथियों और लेखकों के लिए कोलकाता से सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? कोलकाता में बड़े बड़े ग्रंथालय हैं, यहाँ के लोग बड़े अध्ययनशील रहे हैं, और बड़े बड़े विद्वान यहाँ हुए हैं। कोई एक नाम गिनाकर नहीं होगा। यहाँ तो जैसे विश्व भारती बनी रविंद्रनाथ के प्रयासों से, तो विश्व भारती का एक बड़ा ऊंचा मान था। और भी ऐसे यहाँ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार थे, मृणाल सेन जैसे यहाँ फिल्मकार थे। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर्स हुए हैं, संगीतकार हुए हैं। तो वो सब हमारे लिए गौरव हैं, और एक बार फिर से उस गौरव की वापसी संभव है अगर युवा पीढ़ी कला और संस्कृति को, साहित्य को गंभीरता से ले तो। धन्यवाद सर।
डॉक्टर शंभुनाथ से यह संवाद हमें एहसास कराता है कि शहर केवल इमारतों, सड़कों और बदलते नामों से नहीं बनते। वे अपनी स्मृतियों, बहसों, संघर्षों और सांस्कृतिक विरासत से जीवित रहते हैं। कलकत्ता से कोलकाता तक की यात्रा में बहुत कुछ बदला है। भाषा का स्वर, राजनीति की दिशा, साहित्य की भूमिका और समाज की संवेदनाएं भी। लेकिन डॉक्टर शंभुनाथ की बातों से भी स्पष्ट होता है कि किसी शहर की असली पहचान उसकी आलोचनात्मक चेतना और सांस्कृतिक संवाद में बसती है। जागो टीवी के संवाद में आज की यह बातचीत केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को देखने की भी एक गंभीर कोशिश है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए प्रश्न और एक नए संवाद के साथ।